हेलो बच्चों, आपके अपने नीतू क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी हिंदी लेसन का साइंस का बनाकर डाला हुआ है। तो अगर आप साइंस का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको। तो चलिए बच्चों, आपका टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताया जाएगा, इसे रट लीजिए। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो केवल इसे रटना है आपको। अगर रटने के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए, आपका टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व के दांत पाठ की विद्या है। कह रहा है कि विश्व के दांत पाठ की विद्या है, यानी ये कहानी है गद्यांश से। क्या है विश्व का दांत? ठीक है, तो विश्व का दांत पाठ की विद्या है, तो ये एक कहानी है। इसका आंसर हो जाएगा कहानी। तो इस तरह का प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में होगा कि विश्व की दांत पाठ की विद्या है, तो किस पाठ की विद्या है ये? तो कहानी है। इसका आंसर हो जाएगा कहानी। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी रचित पाठ है, यानी हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने कौन से पाठ को लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बहते हैं। नाखून क्यों बहते, ये हजारी प्रसाद त्रिवेदी द्वारा रचित पाठ है। नाखून क्यों बहते हैं। अगला प्रश्न है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कितना ईस्वी में हुआ? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1891। अगला प्रश्न है हिंदी लिखी जाती है। हिंदी लिखी जाती है, यानी हिंदी किस में लिखी जाती है? तो इसका हो जाएगा आंसर देवनागरी। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि पाठक के लेखक हैं, यानी नागरी लिपि पाठक के लेखक कौन हैं? तो नागरी लिपि पाठक के लेखक हैं गुणाकर भूले। नागरी लिपि पाठक के लेखक कौन है? तो गुणाकर भूले। इनका नाम है गुणाकर भूले। अगला प्रश्न है कि स्वरनाम के भेद, यानी स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो स्वरनाम के 5 भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पर है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? अगला प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। इसका आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। इनका पूरा नाम है दिल बहादुर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल मतलब उनके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। अगला प्रश्न है रामनाथ बिनु बिनु बिरथे जगी जमान, यह पंक्ति है। क्या है यह पंक्ति? यहाँ से एक पंक्ति दिया हुआ है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जमाना नाम। ठीक है, तो यह पंक्ति है, यानी यह पंक्ति क्या है? तो यह पंक्ति है किसका? यह पंक्ति है, तो यह पंक्ति है गुरु नानक। इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है। तो इसका आंसर है गुरु नानक। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध है कार्ल मार्क्स के विचारों से। मार्क्स के विचारों से, मार्क्स के विचारों से प्रगतिशील साहित्य का संबंध है मार्क्स के विचारों से। अगला प्रश्न है कि
रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ? रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1912। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो इसका आंसर है युद्ध में। युद्ध में बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। ये कौन सी भाषाएं हैं? ये मतलब कि कहाँ की भाषाएं हैं? तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कहाँ की भाषाएं हैं? तो इसका आंसर है कि यह दक्षिण भारत की भाषा है। तो इसका आंसर है दक्षिण भारत के। ये आपके एग्जाम में 100% पूरा प्रश्न आएगा, तो इसे रट लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, और नोट करके याद कर लीजिएगा। नोट करने से क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत तले उंगली दबाने का मुहावरे का अर्थ होता है हैरान हो जाना। हैरान हो जाना। दांत तले उंगली दबाने के मुहावरे का अर्थ होता है हैरान हो जाना। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? तो ये मदन के पिता है। इसका आंसर हो जाएगा मदन का पिता। गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता है। अगला प्रश्न है, खोया का क्या नाम है? खोखा, यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी देखिए, खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम है कासू। इसका आंसर हो जाएगा कासू। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि नोट करके आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के समंजन की। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के समंजन की। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसके लिए सहायक होती है? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में सहायक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है तो किसके लिए? तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु हुई 1539 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1539। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ?
तो इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये कैसा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम। तो इसका आंसर है अविन्यो। उसका नाम है अविन्यो। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष में अविन्यो कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष में अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो अविन्यो में रंग समारोह आयोजित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंग समारोह। और ये रोम नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रंग समारोह। अगला प्रश्न है कि विशेषण में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण में मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण में मुख्यतः 3 भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अगला प्रश्न है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय व्याकरण से भी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछता है, तो प्रत्यय समासी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन केवल बताया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो अंतिम में इम प्रत्यय है। इसका आंसर हो जाएगा इम। अगला प्रश्न है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ का कमरा किसकी रचना है? तो पेड़ का कमरा है विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, पेड़ की रचना किसकी? पेड़ की कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न है कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो सुजाता। इसका आंसर है सुजाता। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। अगला प्रश्न है कि रही राम किसकी रचना है? रही राम किसकी रचना है? तो रही राम गुरु नानक की रचना है, तो इसका आंसर है गुरु नानक। रही राम किसकी रचना है? तो गुरु नानक। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी, यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है यानी खाली स्थान है। लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र हैं, यानी लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र क्या है? तो लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है कि धरती कब तक घूमेगी। इसका आंसर हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी। अगला प्रश्न है कि जीत जीत मैं निरखता हूँ पाठ की विद्या कौन है? यानी जीत जीत मैं निरखती हूँ, ये कौन सा पाठ है? तो ये इसका आंसर है जीत जीत मैं निरखती हूँ पाठ की विद्या है, तो ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार। अगला प्रश्न है कि दही वाली मंगा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगा पाठ के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास।
अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ 4 फरवरी 1938 को। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो 4 फरवरी 1938 को। अगला प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो मछली कहानी में निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्यवर्गीय परिवार। निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है। अगला प्रश्न है कि वाणी कब विश्व के समान हो जाती है। वाणी कब विश्व के समान हो जाती है। वाणी कब विश्व के समान हो जाती है। तो इसका आंसर है कि राम नाम के बिना। राम नाम के बिना वाणी विश्व के समान हो जाती है। राम नाम के बिना। अगला प्रश्न है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो मंगू की माँ की 4 संतानें थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मंगू की माँ की 4 संतानें थी। अगला प्रश्न है पाप्तपति की उम्र क्या थी। पाप्तपति की उम्र क्या थी। तो पाप्तपति की उम्र थी 12 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो इसका आंसर है सांवर दैया। अगला प्रश्न है कि ललित निबंध है। ललित निबंध है। तो ललित किसका निबंध है। तो नाखून क्यों बहते हैं। इसका आंसर है नाखून क्यों बहते हैं। बच्चों ये आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस प्रश्न को टोटल आप लोग रट लीजिएगा और हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा VBI बताएंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा जो भी आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको। अगला प्रश्न है सत्तू डॉट डॉट दिया हुआ है के बारे में काँप रहा था। नहीं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सत्तू के मारे काँप रहा था। सत्तू डॉट डॉट के मारे काँप रहा था। तो सत्तू डर के मारे काँप रहा था। यहाँ पर इसका आंसर है डर। सत्तू डर के मारे काँप रहा था। अगला प्रश्न है कमरुद्दीन का जन्म यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है में हुआ था। पूछ रहा है कि कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है कि जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही पागल थी। तो जन्म से कौन पागल थी। तो जन्म से मंगू पागल थी। तो इसका प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मंगू। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। तो सांवर दैया। इसका आंसर हो जाएगा सांवर दैया। अगला प्रश्न है देखिए अब वीडियो में कुछ ही प्रश्न बच गए हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको 45 क्वेश्चन बता रहे हैं। केवल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही आपको बताए जाएंगे और जो केवल आपकी एग्जाम में ही आएंगे। ठीक है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो आपा। बुढ़ापा कहिए तो आता है अपा। तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो अपा। अभाव में कौन सा उपस्वर है।
तो अभाव में अ उपस्वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ। अभाव में कौन सा उपस्वर्ग है, तो अ। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है ढलते विश्वास। इसका आंसर हो जाएगा ढलते विश्वास। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक जिसमें गुण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा। गुणवाचक विशेषण है तो अच्छा गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा, तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा ओविनियो। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि यह आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपका बहुत ही अच्छा से कराया जाएगा। अगर आप कोचिंग भी नहीं किए हैं तो केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा और वीडियो के माध्यम से आपका तैयारी बहुत अच्छा से हो सकता है। तो बाय बच्चों, इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।